हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर बेस्ड, जिसमें हम नीट जेई के जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे। तो देखते रहिए माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक था हमारा क्वांटम नंबर्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सबको समझ में आ गया था ये क्वांटम नंबर्स? ओके, क्या बताया था मैंने क्वांटम नंबर्स में? आपको एक छोटा सा रिव्यू देते हैं। कितने टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4। कौन से? एन, एल, एम एंड एस। एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज द azimuthal quantum number, m is the magnetic quantum number, and s is the spin quantum number. Principal quantum number n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3 and n equals to 4. ये आपको शेल्स के बारे में बताता है। फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जितने शेल्स होते हैं उतने क्या होते हैं? तो एल आपको किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में बताता है। इधर एन की वैल्यू कितनी है? तो इधर भी कितनी होगी? इधर कितनी है? तो इधर भी 2 होगी। इधर कितनी है? इधर भी कितनी होगी? इधर 4 है तो इधर। इसका मतलब ये है, ये शॉर्टकट बता रहा हूं। N1 है तो एक ही सब शेल होगा, कौन सा? S। N2 है तो 2 सब शेल्स होंगे, S और P। N3 है तो कितने सब शेल? दैट इज S, P, D। N4 है तो 4 सब शेल, कौन से? S, P, D एंड F। और अगर बच्चे N5 हुआ तो 5, कौन से? S, P, D, F, G। और अगर N6 हुआ तो 6 हो जाएंगे, S, P, D, F, G एंड H। बात समझ में आई? ओके, अब मैं इधर से ही सब कुछ निकालूंगा। एन की वैल्यू कितनी है? अच्छा, एल आपको क्या बताता है? सब शेल। तो आपको एम क्या बताता था? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या था? एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था? एन। लगाओ एन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करते जाएंगे। इसका मतलब फर्स्ट शेल में कितने सब शेल? फर्स्ट शेल में कितने सब शेल और कितने ऑर्बिटल? कौन सा? एस। सेकंड शेल में कितने सब शेल? कौन से? एस। और टोटल ऑर्बिटल कितने? जिसमें से एक किसका है और 3 किसके हैं? थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल? जिसमें से एक किसका है, 2 और 3 किसके हैं और 5 किसके हैं? फोर्थ शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 16, जिसमें से एक किसका है? 3 किसके हैं? पी के। 5 किसके हैं और 7 किसके हैं? एफ के। समझ में आ गए बच्चे? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होंगे। तो फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने हैं? तो 32 इलेक्ट्रॉन। यही था क्वांटम नंबर्स। और उसके बाद मैंने एम की कुछ स्पेशल वैल्यूज आपको बताई थी। क्या थी वो एम की स्पेशल वैल्यूज? जरा बताना मुझे। पी एक्स, पी वाई और पी जेड क्या था? +1, -1 एंड 0। उसके बाद डी के 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। कितनी कितनी वैल्यू थी? जल्दी बोलो। -2, -1, +1, +2 एंड 0। यही थी। अब बात करते हैं एफ के ऑर्बिटल की। एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, नाम याद है उनके? बताओ फिर। एफ एक्स क्यू, एफ वाई क्यू, एफ एक्स वाई जेड, देन एफ जेड क्यू। उसके बाद एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। उसके बाद एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड लास्ट इज एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दीज आर द 7 ऑर्बिटल्स ऑफ एफ। क्या वैल्यू थी के एम की? जल्दी बताओ। -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। यही था हमारा क्वांटम नंबर बच्चे। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और मैंने आपको एक दो फॉर्मुलेस बताए थे। क्या थे वो? अगर आपको एन की वैल्यू पता हो तो इससे हमको 3 चीजें फटाफट से पता चल जाती हैं। क्या क्या थी वो? अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो तो जितनी एन की वैल्यू होगी उतने क्या होंगे? सब शेल होंगे। और एन का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएंगे? ऑर्बिटल्स। और 2n स्क्वायर कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। समझ में आया? तो अब हमको ये पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही आते हैं, है ना? तो अब हम ये सीखेंगे कि जब हम सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो वो फिलिंग कैसे होगी। ठीक है, मतलब अब हमने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है बच्चे। क्लियर हो गया? तो आज हम पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर 2 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, एंड सेकंड इज
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ही मतलब होता है कि हम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, एस के कितने ऑर्बिटल्स? 1, तो उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एस का कोई भी ऑर्बिटल होगा तो उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6। तो कोई भी पी होगा 1 2 पी 3 पी 4 पी 5 पी 6 पी, हर किसी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। समझ में आया? डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। समझ में आया? कोई भी डी होगा, 3D 4D 5D 2D होगा नहीं होगा, क्योंकि 1 में सिर्फ एस, 2 में 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d एंड 4f। और अगर आपके पास f सबशेल होगा तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? अरे भैया बोलो, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 40। तो सिंपल सा फंडा ये है, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स और f में 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? बस अब हम ये सीखेंगे कि फिलिंग आपने इलेक्ट्रॉन्स की करनी कैसे है। ओके, देखो सबसे पहला रूल है, पहले तो रूल्स का है। फर्स्ट रूल है ऑफ बोर्स प्रिंसिपल। कौन सा बेटे? ऑफ बोर्स प्रिंसिपल। ध्यान से सीखेंगे इसको। आवो मींस बिल्ड अप। आवो साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इट मींस बिल्ड अप। ठीक है? आवो प्रिंसिपल कहता है कि जब कभी भी आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो आपने वो फिलिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग करनी है। किसके अकॉर्डिंग करनी है? एनर्जी के अकॉर्डिंग करनी है। जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होंगे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन बाद में उसमें फिल होंगे। बात समझ में आई? क्या बोला? किसमें होगी बच्चे इलेक्ट्रॉन पहले फिल? जिसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाद में फिल होंगे। अब ये एनर्जी कैसे निकलेगी? ठीक है बच्चे, तो उसने एक रूल दिया है, दैट इज N+L रूल। क्या है बेटे? N+L रूल। अगर 2 ऑर्बिटल्स हैं, मैं यहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, 4s और 4p, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स पहले किसमें फिल होंगे? तो आपने क्या करना है, इसके लिए N+L कैलकुलेट कर लेना। ठीक है बेटे? कितना n और कितना n? 4। अब बात आती है l की, तो कितना l आएगा? 0। और कितना l आएगा? 1। अब l कैसे निकालते? पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। l 0 1 2 3 s p d f। ओके, तो यहां पर p था तो कितना वैल्यू आया? 1। अब इसमें कितना आंसर आया? 4 एंड 5। अब मुझे बताओ किसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा है? 4p के लिए ज्यादा है। तो जिसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी हम ज्यादा कंसीडर करेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे। तो किसमें पहले जाएंगे और फिर किसमें जाएंगे? अब एक एग्जांपल और लेते हैं, 5d एंड 6p। 5d एंड 6p। अब निकालते हैं N+L। कितना आएगा n और कितना आएगा n? 6। क्लियर हुआ? अब बताओ d की वैल्यू 2 और p की वैल्यू कितना? आंसर आया और कितना आंसर आया? सबको समझ में आया? लेकिन यहां पर तो रूल कहता था कि जिसकी N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होंगे, लेकिन यहां पर N+L की वैल्यू दोनों के लिए क्या आ गई? सेम। तो अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा होगा प्रिंसिपल, n जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। बताया था? इसका मतलब यहां पर भी हम वही रूल लगा देंगे। N+L अगर 2 ऑर्बिटल का सेम आ जाए तो उस केस में आपने उसकी एनर्जी ज्यादा समझ लेनी है जिसका n की वैल्यू ज्यादा होगी। समझ में आया? तो इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। इसमें इसकी ज्यादा थी और इसकी कम थी, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिल होंगे? 5d में, और बाद में किसमें होंगे? 6p में। बात समझ में आ गई बच्चे? अब जितने भी ऑर्बिटल्स हमारे पास है ना, उन सबको हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग लगा देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसकी कम एनर्जी है उसको पहले और जिसकी ज्यादा एनर्जी है उसको बाद में। देखो कैसे बनेगा वो डायग्राम। उस डायग्राम की हेल्प से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो। इसको मिटा दूं मैं? देखो, सो आपने इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में कर लेना है। 2 तरीके हैं, दोनों बता दूंगा।
जो इजी लगेगा उससे कर लेना। तो सबसे पहले बेटे यहां पर आप लिखेंगे 1s। 1 में सिर्फ कौन होता था, तो सिर्फ 1s लिखा। यहां पे लिखेंगे आप 2s, यहां पे आप लिखेंगे 3s, यहां पे आप लिखेंगे 4s, यहां पे आप लिखेंगे 5s, यहां पे 6s, और यहां पे बेटू क्या लिखोगे 7s। सबको समझ में आया? आ जाओ यहां पे। तो 2 में s भी होता था और कौन सा होता था p। पहले तो यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। यहां पे क्या आएगा 2p, यहां पे 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। समझ में आया आपको? अब बच्चे हमने क्या करना है, मुझे बताओ डी कहां से स्टार्ट होता था? थर्ड में होता था ना डी, लेकिन उसको 4 में लिखा जाता है क्योंकि हम इसको एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। अभी बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा किया। यहां पर आपका आएगा 3d, यहां पे 4d, यहां पे 5d और यहां पे 6d आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चे? और f कहां से स्टार्ट होता है किसी को पता है? यहां पे 4f और यहां पे 5f। बात क्लियर होगी बच्चे? ये पूरा ट्रेंड है जिसके अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। इसको बनाना बहुत इजी है। एक ट्रायंगल बनाया, 1s to 7s तक चले जाओ और यहां से 2 से p स्टार्ट कर दो क्योंकि सेकंड से p स्टार्ट होता है, 7p तक चले जाओ। d जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, 3d 4d 5d 6d, और यहाँ पे 4f और 5f। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने बोला था d जो है वो थर्ड से स्टार्ट होता है, तो मैंने उसको फोर्थ के आगे बनाया। बेटे अगर मैं उसको यहां बना देता तो क्या होता, 3s के बाद 3d आ जाता। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पता कैसे फिल होंगे? सबसे पहले 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, देन 4s 3d 4p। ये पैटर्न है बच्चे इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग का। अब अगर आप सोचो कि यहां मैं 3d बना लेता अगर, तो फिर इन दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? 3d में, इसी में जाते हैं ना। अब आप पहले इनकी एनर्जी कंपेयर करो, 3d और 3p। तो कितना आएगा 3 + 2 और कितना आएगा 3 + 1, 3 + 1 तो कितना आया 5 और कितना आया 4। तो किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो इसको मैं यहां नहीं रख सकता, फिर इसको मिटा देते हैं। अच्छा यहां रखता तो क्या होता, अगर 4s को मैं यहां कर देता, 4s को मैं यहां कर देता और 3d को मैं यहां कर देता। अब इन दोनों को कंपेयर करो, 3d और 4s, तो 3 + 2 एंड 4 + 0 तो कितना आया 5 और कितना आया 4। अभी भी इसकी एनर्जी ज्यादा है, यहां पे भी एडजस्ट नहीं हो रहा। अब इसको इधर करके देखो, 4s और यहां कौन सा लिखा 3d। अब इसको और इसको कंपेयर करो, 3d और 4p, तो 3 + 2 एंड 4 + 1, दोनों का आंसर कितना आया। अब जिसकी कम वैल्यू होगी n की, उसकी होगी ना लोअर एनर्जी, किसकी है 3 की, तो इसलिए अब 3d यहां एडजस्ट हो गया। समझ में आया आपको? ये जितने भी ऑर्बिटल्स मैंने एडजस्ट किए हैं सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग हैं? एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा बेटे? 1s में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होगा फिर 1s में, उसके बाद फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p। अच्छा इन दोनों में से मैंने f बाद में क्यों नहीं लिखा? 4f और 5d। अगर कभी कंफ्यूजन आ जाए कि f आगे लिखना है कि पहले लिखना है, तो आप इनकी एनर्जी निकाल देना, आपको खुद पता चल जाएगा कहां लिखना है। तो 4 + 3 एंड 5 + 2 7 एंड 7, लेकिन n की वैल्यू किसकी कम है? तो ये पहले आएगा ना, इसलिए 4f क्या लिखा मैंने पहले। समझ में आया आपको बच्चे? अब हम ना इसको लिखेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग लिखेंगे कैसे, उसके लिए क्या तरीका है हमारा लिखने का। तो जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं उसके लिए मैं बेसिक आपको बता रहा हूं, n, l and x, n, l and x। n is the principal quantum number, ये 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर। l is the azimuthal quantum number, जो आपको सबशेल के बारे में बताएगा कि s है, p है, d है या f है। और x है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। समझ में आ गया बच्चे? x क्या है यहां पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। l क्या है यहां पर? जो आपको किसके बारे में बता रहा है? सब शेल के बारे में बता। मतलब l की जगह पे या तो अपना s लिखना है, या तो p लिखना है, या तो d लिखना है, और या तो f लिखना है। और n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी 1 2 3 4 5 6 और 7 कुछ भी आ सकता है। सबको समझ में आया? अब हम लोग फिलिंग करेंगे कैसे, उसकी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, से कोई भी एक एटम ले लो, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कुछ भी मान लो। मैंने एक एलिमेंट लिया
जिसका एटॉमिक नंबर है 11। कौन है ये? सोडियम है बेटे। जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो अब आपने 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। क्या बताया था मैंने शुरू में? एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2, पी में 6, डी में और एफ में। ये बात आपने याद रखनी है। कोई भी एस होगा उसमें 2 ही आएंगे, कोई भी पी होगा उसमें 6, कोई भी डी 10, कोई भी एफ 14। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने लिखना है। यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां 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 यहां। सही है? क्या आएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ? 1s2, सबको समझ में आना चाहिए। यस है? आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। तो आप यहां पे 11 फिल करो। एस है ना, ये कितने जाएंगे इसमें? 2। ये भी एस है, इसमें कितने कितने हो गए? ये पी है, इसमें कितने कितने हो गए? और ये एस है, इसमें कितने? 2 जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही बचा है तो एक डाल दो। बात समझ में आई या नहीं? क्या आएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s में कितने? 2। 2s में कितने? 2, 3। उसके बाद 2p में कितने? 6। और उसके बाद 3s में कितने? 1। बात समझ में आई आपको? पक्का? अब मैं किसी भी बच्चे को आगे बुला के लिखने के लिए बोलूंगा, लिख लेंगे। 1-2 एग्जांपल और करवा देता हूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो मैं एक और एलिमेंट लिख रहा हूं। लाइक मैंने लिखा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। कितना है? तो बच्चे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आई? चलिए अब लिखते हैं। 12 है ना, तो 2, 2, 4, 6, 10, 10, 2 ऐसे कर लो। एस में कितने? एस में कितने? पी में कितने कितने हो गए? और इसमें कितने कितने थे हमारे पास? हो गए। फिर क्या आएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। कितने हो गए? 12 हो गए। बात समझ में आई? अब एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 118। कितना है? कितना बेटे? ये मैंने इसका नाम होगा अन 1 को अन लिखते हैं तो 2 बार 1 है। अन 8 को लिखते हैं ऑक्ट। 1 ऑक्ट नियम, तो इसका नाम है अन ऑक्ट नियम। समझ में आया? बच्चे आपको एक बात बताऊं, इस साल ना नीट में भी एक क्वेश्चन आया था कि 100 कुछ 12 था 11 था कि उसका IUPAC नाम दो, मतलब उसका ये वाला नाम दो। तो इतना इजी था। मैच द कॉलम में था कि कहां पे था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो क्वेश्चन। बहुत सिंपल होता है, सिखाऊंगा मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। ये टॉपिक है हमारा। तो ये इसका नाम है। इसका हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कितना आएगा बच्चे? कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? यहां से स्टार्ट करें। 2 and 2 and 6 and 2 and 6 and 2 and 10, 30 and 6, 36 and 2, 38 and 10, 48 and 6, 54, 54 and 2, 56 and 14, 70, 70 and 10, 80 and 6, 86 and 2, हाँ वाह, 86 and 2, 89, 86 and 2, 88 and 14, 102, 102 and 10, 112 and 6, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 है। तो ये पूरी डायग्राम रिप्रेजेंट करती है 118 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बात समझ में आ गई? ये आपको लिखना आएगा? साहब मुझे एक और बात बताओ। अच्छा, इसमें ना इस डायग्राम में बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती है। मैं आपको बताता हूँ क्या। जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे फिल होगी कंप्लीट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, वो सारी नोबल गैसेज होंगी। वो सारी क्या होंगी? क्या बोला मैंने? जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे खत्म हुई या फिर यहाँ पे खत्म हुई या फिर यहाँ पे कंप्लीटली, ये पूरा कंप्लीटली फिल होना चाहिए, वो सारे के सारे क्या होंगे? नोबल गैसेज। इसका मतलब पहला वाला 2 है ना, 2, तो 2 वाला क्या होगा? नोबल गैस। फिर 2 to 4 and 6 कितने हुए? 2 to 4 and 6 कितने हुए? तो 10 वाला भी क्या होगा? नोबल गैस। 2 to 4, 6, 10 and 2, 12 and 6, 18, तो 18 वाला भी क्या होगा? 18 and 2, 20 and 10, 30 and 6, 36 वाला भी नोबल गैस होगा। 36 and 2, 38 and 10, 40 and 6, 54 वाला भी नोबल गैस होगा। ऐसे चलते जाएंगे ना, सारे नोबल गैस आएंगे। क्योंकि हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस वो होते हैं जिनका शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। बच्चे ये वाली नोबल गैस में फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, ये वाले में सेकंड शेल कंप्लीटली फिल्ड है,
ये वाले में थर्ड शेल कंप्लीटली फिल्ड है, ये वाले में फोर्थ शेल कंप्लीटली फिल्ड है, ये वाले में फिफ्थ शेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो जब कंप्लीट शेल फिल्ड होता है तो वो नोबल गैस होती है। कौन सी नोबल गैसेज है? ये कौन सी है? हीलियम। ये कौन सी? नियॉन। ये कौन सी? आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये है क्रिप्टॉन, ये है जीनॉन, फिर आगे होगी रेडॉन। बात समझ में आ गई बच्चे आपको? तो क्या अब आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं? yes, पक्का? yes, कौन लिखेगा? आ जाओ। कौन से कलर का मार्कर चाहिए? लो। सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 21। दिख नहीं रहा? थोड़ा इधर लिखो, इधर लिखो, डस्टर ले लो। हाँ, वेरी गुड। स्कैंडियम है ये, ठीक है। 1s2, हाँ, 2s2, 2p6, यस, and 3s2 and and 3p6, यस, 4s2, यस, 10, 12, 18, 19, 20 and 3d1. 3d1, ठीक है। अब रुको इधर ही। अब इसमें मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, सबके लिए क्वेश्चन ये इसने थोड़ा पीछे हो जाओ। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको दिख रही है? ओके, इसमें मुझे बताओ फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट शेल पता कौन सा होता है? जिसमें n की वैल्यू 1 है। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बच्चे सेकंड शेल वो होगा जिसमें n की वैल्यू 2 होगी। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है? और इसमें भी n की वैल्यू कितनी है? तो ये बच्चे पूरा सेकंड शेल है। समझ में आया? थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है, और ये भी तो थर्ड है कि नहीं? कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 9। और फोर्थ शेल में कितने? बात समझ में आई है नहीं बच्चे आपको? तो शेल भी यहीं से पता चल सकते हैं। अब मुझे बताओ इसका सबसे बैलेंस शेल कौन सा है? बैलेंस शेल वो होता है जो सबसे बाहर होता है, मतलब जिसमें n की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। किसमें n की वैल्यू सबसे ज्यादा? 4s में, है कि नहीं? फर्स्ट शेल ये था, सेकंड शेल ये था, थर्ड शेल 3 वाला था, फोर्थ शेल कौन सा हुआ? ये वाला। तो वैलेंस शेल वो होता है जिसमें n की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आई है नहीं? और एक और बात, इसमें मैं थोड़ी सी चेंज करूंगा। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने देखा किसमें गया? डी में गया। तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जाता है वो पीरियोडिक टेबल के उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। बात समझ में आई आपको? इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? डी में। तो ये पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक। और जब भी कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट हो उसमें डी सबसे लास्ट में आता है, लेकिन जब हम लिखते हैं ना तो उसको अंदर की तरफ लिखते हैं और एस को बाहर की तरफ लिखते हैं सिमेट्री बनाने के लिए। 3 3 3। समझ में आया आपको? तो इसको मैं कैसे लिख लूंगा बच्चे? 3p6 3d1 एंड 4s2। ये जो शेल है ना 3d, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। मतलब इसको बैलेंस शेल से अंदर आपने लिखना है। डी के केस में याद हो गया? पता चला? ओके बच्चे जाओ, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? पक्का? तो आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये डायग्राम आपने नोट किया सबने? ठीक। अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा और कोई न्यूमेरिकल सिखाऊंगा कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हाँ, 24 एंड 29 उसके अलावा भी है, मैं और भी कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है? देखो बेटे, पहले तो 2 एक्सेप्शनल केस है वही बताऊंगा जो आप बोल रहे थे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा। कौन सा रूल पढ़ रहे हैं हम अभी तक? ऑफवर्स प्रिंसिपल। ऑफवर्स प्रिंसिपल यही था कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगी? एनर्जी के अकॉर्डिंग। और एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी? तो इसको n+l रूल भी कहा जाता है। समझ में आया? अब ध्यान से देखना बेटे क्या बता रहा हूं। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 24, ठीक है? और एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 29। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले एक रूल बताऊं बच्चे। s जो है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? p में कितने आते हैं? d में कितने आते हैं? और f में कितने आते हैं? 14। इसमें 2 क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। अब हम ऑर्बिटल को ना हम लोग कैसे बनाते हैं? रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर बॉक्स बना देते हैं, ठीक है? तो s के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2। तो बच्चे उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1। तो इसके लिए आप s जब भी लिखना होगा तो उसके लिए आप एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, मतलब ये s का ऑर्बिटल है। गॉट इट? p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
तो इसके कितने ऑर्बिटल हुए? तो इसके लिए आप कितने स्टेयर बॉक्स बनाओगे? 3। और बिल्कुल एक साथ बनाना, क्योंकि मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं पी के तीनों ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं, सबकी एनर्जी क्या होती है? इक्वल। तो इनको बिल्कुल एक साथ बनाया जाएगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो इसके लिए कितने स्टेयर बॉक्स बनेंगे? 5। और सबको एक साथ बनाना है, ठीक है। और एफ में 7। अब एक बात बताओ, ये तो एस है, इसको तो मैं एस ही लिखूंगा। ये पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो पी के 3 ऑर्बिटल्स का नाम भी अलग अलग था। तो पहले वाले का नाम पी एक्स, देन पी वाई, देन पी जेड। इन सबकी एनर्जी सेम। और कौन से ऑर्बिटल है? डी जनरेट ऑर्बिटल्स। अब आ जाओ डी पे। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस एंड लास्ट इज, इन सबकी एनर्जी भी क्या है? इक्वल है। सबको समझ में आया? ओके। अब अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो क्या एस कंप्लीटली फिल्ड है? एक ऑर्बिटल में 2 ही आते हैं, है ना, ये कंप्लीटली फिल्ड। लेकिन पुत्र अगर एस में 1 हो तो ये अभी हाफ फिल्ड है। क्या है? तो सबसे स्टेबल होता है फुली फिल्ड, उसके बाद होता है हाफ फिल्ड। समझ में आ गया सबको? अब बताओ, पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हों तो क्या ये फुली फिल्ड है? लेकिन अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो ये हाफ फिल्ड है। समझ में आया? ये भी स्टेबल सबसे ज्यादा, उसके बाद ये स्टेबल। नेक्स्ट, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? अगर 10 हो तो क्या ये फुली फिल्ड है? लेकिन अगर डी में सिर्फ 5 हो तो क्या है ये? तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, यहां तो फुली फिल्ड स्टेबल होगा और या तो हाफ फिल्ड स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई? अब मैं लिखने जा रहा हूं 24 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चे, देखते हैं क्या आती है। कौन बताएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4। ये आएगी 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 एंड 24 हो गया। अब ना आप इसके ये वाले ऑर्बिटल्स देखो, लास्ट वाले। ठीक है बच्चे, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या वो फुली फिल्ड है कि नहीं बच्चे? एस ऐसा है ना, यहां पर फुली फिल्ड है। अब डी की बात करो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4। क्या डी फुली फिल्ड है? क्या ये हाफ फिल्ड है? हाफ फिल्ड तो तब होता ना जब सब में एक इलेक्ट्रॉन होता, 5 होते तो ये हाफ फिल्ड होता। इसका मतलब यहां पर एस तो स्टेबल है, लेकिन डी यहां पर स्टेबल नहीं है। बात समझ में आई बच्चे आपको? क्या बोला मैंने? S is the stable but D is not the stable। तो यहां पर ना इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होती है। क्या होता है यहां पर? S का एक इलेक्ट्रॉन यहां से D में चला जाता है फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। बात समझ में आया? अब बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 4s1 एंड 3d5। अब मुझे एक बात बताओ, क्या S हाफ फील्ड है? स्टेबल हो गया। क्या D भी हाफ फील्ड है? तो ये भी क्या हो गया? बात समझ में आ गई? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, हाँ जी, नहीं ऐसे ही वो स्टेबल नहीं है, बिकॉज मैंने स्टेबिलिटी के 2 ही रूल बताए आपको। अगर उसके पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो रीअरेंजमेंट करके स्टेबल हो सके तो वो अपने इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, जब भी कोई एटम रिएक्ट होता है ना तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। डी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस है ना? नहीं, अभी बताया था। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो बैलेंस शेल में होते हैं। बैलेंस शेल वो होता है जिसमें एन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इसमें एन की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें? 4। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। कितने हुए बच्चे जल्दी बताना? 2 हुए। ये हुए 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी डी ब्लॉक का एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो इन एस को ही पार्टिसिपेट करना चाहिए बॉन्डिंग में। लेकिन डी ब्लॉक के केस में ये एस और ये डी दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ में आया? क्या बोला मैंने? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये एस और ये डी, ये एस और ये डी। बच्चे देखो, अगर मैं इस ऑर्बिटल को एन एस बोलूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस ऑर्बिटल को क्या बोलूं? एन एस बोलूं, तो डी को क्या बोलूंगा? n-1d होगा ना, वो है कि नहीं बच्चे? एस कौन सा था? 4s। तो डी कौन सा है? 3d। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 4। और यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 3। तो वो n-1 हुआ ना। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो डी ब्लॉक के केस में हमेशा याद रखना 2 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से? एक ns, सबसे बाहर वाला s,
और एक उससे अंदर वाला डी, n-1 वाला डी। बात समझ में आया? इसीलिए डी ब्लॉक के जो कंपाउंड हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डिफरेंट चार्ज शो करते हैं, डिफरेंट वैलेंसी शो कर सकते हैं। डी ब्लॉक के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ आंसर। डी ब्लॉक में बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं। 2 एस में 2 ही थे, लेकिन अब मैं बोलता हूं डी ब्लॉक के किसी एलिमेंट ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। 4 कैसे लॉस कर सकता है? उसके बैलेंस शेल में तो 2 ही थे, फिर वो 4 कैसे लॉस करेगा? क्योंकि सिर्फ एस पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में, उसके साथ और कौन सा पार्टिसिपेट करता है? डी भी पार्टिसिपेट करता है। डी ब्लॉक में NS और n-1 डी दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर कंपेरेबल एनर्जीज। बात समझ में आ गई बच्चे? क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने बच्चे लिखा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का चार्ज पता है कितना है? मतलब क्रोमियम ने कंपाउंड जब बनाया तो पता कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे? 7 to the 14 +6। इसमें क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज है। क्रोमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 2, लेकिन उसकी चार्ज कितना आया? कैसे आया +6? इसका मतलब उसके साथ कोई दूसरा ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, और वो कौन सा होता है? डी। बात समझ में आ गई? अगर आपको कभी एक कोई पूछ ले कि डी ब्लॉक के एलिमेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरिएबल चार्ज होता है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, क्योंकि उसमें 2 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से? एक NS और एक n-1 डी वाला। बात समझ में आ गई आपको? अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूं 29 वाले की। क्या आएगी बच्चे 29 वाले की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? बोलो। तो इसको हम करेक्ट मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे? बताओ यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। अब आपको पता चल गया होगा क्या करना है यहां पे आपको। क्या ये फुली फिल्ड है? तो ये स्टेबल है। क्या ये फुली फिल्ड है? क्या ये हाफ फिल्ड है? नहीं है ना हाफ फिल्ड और ना ही फुली फिल्ड है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो क्या हुआ? 4s1 और 3d10। अब बताओ ये हाफ फिल्ड है? स्टेबल है। तो ये फुली फिल्ड है? स्टेबल है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई। समझ में आया आपको? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? वेरी गुड, नोट कर लो, आगे पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है? मिटा दो इसको मैं। 3d8 भी स्टेबल नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो ही होगा ना, अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो 3d8 ही रहेगा। अबे जरूरी नहीं है हमारे पास सारे एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होगी। समझ में आया? जिसमें पॉसिबिलिटी बनती होगी वो स्टेबल हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, एक एलिमेंट है जिंक, ध्यान देना, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। जिंक की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 30। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे लास्ट में आएगा 3d10 और 4s2। कितना आएगा? इसका 29 था ना, तो इसका आया था 3d9 और 4s2। तो इसमें 30 है तो कितना हो जाएगा? 3d10 और 4s2। अब इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। डी में पहले से ही कितने हैं? 10। जब ये कंपाउंड बना देता है ना, तब भी इसके डी में कितने रहते हैं? 10 ही रहते हैं। ये एस वाले लूज करता है, डी में तब भी कितने रहते हैं? 10। कोई भी ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट, ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट जो कंपाउंड बनाने के बाद भी अपने डी में 10 ही इलेक्ट्रॉन रखता हो, तो क्या उसका डी का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुआ? मैंने क्या बोला? अगर कोई एक एलिमेंट है, उसने कंपाउंड बनाया, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट था, उसने कंपाउंड बनाने के बाद भी उसके डी में 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बॉन्डिंग में उसका डी का इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? नहीं हुआ। तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट कैसे हुआ? फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो वो होते हैं जिनका डी का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होता है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब 3 एलिमेंट ऐसे हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हैं तो डी ब्लॉक के, लेकिन डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। समझ में आया? दैट इज जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। याद रखना 3 एलिमेंट्स कौन से? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। These 3 elements are not considered as practically D block elements because इनके D के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बात समझ में आई बच्चे? ओके, सबको क्लियर हुआ? ये कौन से 3 एलिमेंट्स हैं? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। आपको एक बात और बताता हूं, गैलियम का नाम सुना आपने? मेटल है कि नॉन मेटल? गैलियम इट इज अ मेटल। गैलियम इज अ मेटल। मेटल हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट?
हार्ड होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस, लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम, दे आर वेरी सॉफ्ट, हम उनको नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है ना बच्चे, जो नॉर्मली हम बात करें तो सॉलिड होगा, लेकिन जब आप उसको अपने हाथ पे रखोगे ना वो मेल्ट हो जाएगा, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट है 29 डिग्री सेल्सियस। कितना? 29 डिग्री, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर हुआ? हमारी बॉडी टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, गैलियम। और मरकरी का तो आपको पता ही है क्या होता है मरकरी। मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? कितना है? माइनस में होगा, माइनस में जाके होगा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो तो रूम टेम्परेचर पे ही क्या है? लिक्विड है। तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट माइनस में है। समझ में आ गया? मतलब हमको मेल्टेड फॉर्म में ही मिलेगा। क्लियर हो गया? ओके, ये मिटा दूं बच्चे में? सबने नोट कर लिया ये? ओके, अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अब हम उनको सॉल्व करेंगे। ध्यान देना सभी। एक क्वेश्चन है, आपको बोला गया है Cr3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। ठीक है बच्चे? तो आपने क्या करना है, पहले नॉर्मल क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 3 पॉजिटिव को भूल जाओ, पहले नॉर्मल क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। क्या होती है नॉर्मल क्रोमियम? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आपको मैं याद करवाता हूं। ठीक है, इसका 21 है, इसका 22 है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो आप बच्चे मेरे साथ बोलोगे कि हमें अपने मन के साथ सख्ती करनी है। क्या करनी है? सख्ती करनी है। तो शक्ति बी कर मन, ठीक है, शक्ति बी कर मन, फीको निको जन, ये मंत्र बन गया है। शक्ति बी कर मन, फीको निको जन, स्वाहा। ठीक है, क्या हुआ बच्चे बताओ जल्दी से? क्लियर हो गया? याद हो गया ना? शक्ति बी कर मन, ये 3D की पहली सीरीज है 21 से 30 तक। ठीक है बच्चे, अब आपको याद रहेगा। अब ये कर लिखा ना मैंने, तो शक्ति बी कर आगे 24 के लिए आपने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ क्या आएगी 24 के लिए? अभी लिखी थी किसी ने? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। यही थी। लेकिन अभी मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया था इसका। तो अब आपने क्या करना है, एस में कितने डाल देने और डी में कितने डाल देने? 5 डाल देने। बात समझ में आ गई बच्चे? क्लियर हुआ कि नहीं? अब आ जाओ क्रोमियम 3 पॉजिटिव पे। पहले आपने नॉर्मल वाला लिखना है, फिर आना है इस चार्ज वाले पे। बच्चे कितना चार्ज दिया है इस पे? कितना? पॉजिटिव का मतलब है कि उसने उतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। क्या कर दिए? तो अब आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाओगे। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करवाओगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, ये जो अभी बता रहा हूं याद रखना, पहले एस का इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, फिर डी के निकालना। ये दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते थे ना, अभी तो बताया तुमको, ये दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले एस का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर डी का निकलेगा। बात समझ में आ गई? तो कितने निकालने हैं? 3। तो इधर से निकाल दो, एस को यहां से उड़ा दो। डी से कितने जाएंगे? कितने बचे डी में? तो यहां पर क्या हो गया? 3d3। बात समझ में आ गई आपको? तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई? क्रोमियम 3 पॉजिटिव की। किसकी? क्रोमियम। अब बात करते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पहले समझो। अब बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब डी बनाओ। मैंने आपको अभी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग डी बनाना सिखाया था। कितने ऑर्बिटल बनाने हैं? 5। 1 2 3 4 एंड 1 5। कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें? सो 1 2 एंड 3। क्लियर हो गया? बच्चे बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड मतलब इसमें कितने अनपेयर्ड है? इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं, इसमें है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ये एम्प्टी है। क्या है? ये अनपेयर्ड नहीं, ये एम्प्टी है। क्लियर हो गया? इसमें कितना अनपेयर्ड है? 0, क्योंकि ये सारे पेयर्ड है। अब अगर मैं बोलूं इसमें कितने अनपेयर्ड है? ये भी अनपेयर्ड है।
अनपेयर्ड का मतलब क्या है? ये क्या है? अनपेयर्ड, और ये क्या हो गया? पेयर्ड। इसमें कितने अनपेयर्ड है? 3 अनपेयर्ड है। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, अब एक और लिखता हूं, याद रखना इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक और लिखता हूं, Zn2 पॉजिटिव। बताओ जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30, और अभी 30 के लिए मैंने अभी एक चीज बताई थी कि उसका सब कुछ फुल होता है, 4s2 3d10। याद आया? जिंक, कैडमियम और मरकरी, उनका लास्ट शेल पूरा फुल होता है। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिखोगे क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10, यही आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं? उड़ा दो। कहां से उड़ेंगे? 4s उड़ा दिया आपने। अब बताओ इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? पक्का? सोच के बताओ। है? नहीं है। ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 0। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्या हुआ? हाँ, अनफिल्ड का मतलब एम्प्टी है, फिल्ड ही नहीं है। ये वाले अनपेयर्ड है। अनफिल्ड तो ये अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा होता, फिर अनफिल्ड ऑर्बिटल पूछा होता, तो ये भी फील्ड नहीं है, ये भी फील्ड नहीं है। अनफिल्ड तो पूछते ही नहीं है, यहां तो पूछते हैं पेयर्ड, यहां तो पूछते हैं अनपेयर्ड, यहां तो एम्प्टी। 3 ही कहानी है। कौन सी? पेयर्ड, अनपेयर्ड, एम्प्टी। आप अपने ऊपर भी ले सकते हो इस बात, पेयर्ड, अनपेयर्ड, एम्प्टी। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या था? अनपेयर्ड। कितने अनपेयर्ड है? 3। इसमें कितने अनपेयर्ड है? अब मेरी बात, अगर मैं इनके पास ना मैग्नेट लेके आऊं, मैग्नेट, तो क्या होगा? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर होने की कोशिश करेगा, है ना? अनपेयर्ड जिसमें भी होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ना बेटे अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? समझ में आया? जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। और ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सबस्टांस को बोला जाता है पैरा मैग्नेटिक सबस्टांस। क्या बोला जाता है? पैरा मैग्नेटिक। क्या होते हैं पैरा मैग्नेटिक सबस्टांसेस? जल्दी बताओ। ऐसे सबस्टांसेस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। समझ में आया? अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे या नहीं थे? तो ये डायामैग्नेटिक है। कौन सा है? डायामैग्नेटिक। बताओ बेटू, डायामैग्नेटिक सबस्टांस कौन से सबस्टांस होते हैं? जो अट्रैक्ट नहीं क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। समझ में आ गया बच्चे? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? Paramagnetic substances are those substances which are weakly attracted towards external magnetic field. ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। समझ में आया? ये डायामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? रिपेल होगा। समझ में आ गई बच्चे बात? कितने बच्चों को समझ में आ गया? सबको क्लियर है? अच्छा, नीचे कर दो। अब अगर मुझे ये निकालना हो, भाई बताओ, अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट है कितना? उसकी कोई वैल्यू होगी, वो कैसे निकलेगी? तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। द फॉर्मूला इज रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2। क्या फॉर्मूला है? रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2। बात समझ में आया? इसका आपने क्या कर लेना है, मतलब ये n यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ कितना आएगा? इस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो आप क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 प्लस 2। क्लियर हो गया? कितना आएगा आंसर? रूट ऑफ 15। ओ 15 आ जाएगा। समझ में आया? कितना होता है रूट 15? कोई बता सकता है? अच्छा, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो क्या आंसर आता? चलो मैं इसको मिटाता हूं और आप मुझे, मैं बारी बारी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर देना मुझे। बच्चे अब ना एक एलिमेंट है, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 और एक 5 है। 5 से ज्यादा हो सकते हैं? 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कैसे होंगे? एफ की बात मैं डी की कर रहा हूं। एफ में तो हो सकते हैं 7 तक। ठीक है ना? बताओ आप मुझे कितना कितना आएगा इसमें मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू के साथ डिनोट करते हैं। तो म्यू का फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2। लगाओ इसके लिए क्या आएगा? म्यू इक्वल्स रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 2। कितना आया? रूट ऑफ 3। इसमें म्यू इक्वल्स रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 टू द 4। कितना आया? रूट ऑफ 8। इसमें कितना आएगा? म्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ
3 इंटू 3 प्लस 2, ये अगर रूट ऑफ 15, यार पहले भी मैंने 18 ही लिखा था ना, डिस्लेक्सिया तो नहीं हो गया मुझे। म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 इंटू 6 4 जा रूट 24, और लास्ट वन म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 2, कितना आएगा रूट ऑफ 35। अब क्या सीखने को मिला, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट। कौन ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आएगा, समझ में आया, किसका है सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, 5 वाले का। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद समझ में आया। तो अगर किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो कौन से वाले का पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होगा, 5 वाले का। 5 मैंने बोला नहीं था, 4 तक ही बोला था। अब बात समझ में आ गई। तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा तो समझ लेना उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या थे, ज्यादा थे। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसका निकाल के दिखाओ। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, जैसे जिंक की एग्जांपल ली थी मैंने, कितना आएगा उसमें म्यू, म्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ 0 प्लस इंटू 0 प्लस 2, मतलब 0 याद आएगा। इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, वो अट्रैक्ट नहीं हो सकता। समझ में आ गई बच्चे बात, क्लियर हुआ। यहां पे ये फॉर्मूला पैरामैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है, दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिज्म अट्रैक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चे, सबको समझ में आया। इसकी वैल्यू कितनी आती है आप मुझे ये बताओगे आप पहले तो। रूट 3 कितना होता है, चलो मैं अप्रॉक्स में वैल्यूज लिखता हूं, ठीक है, 1 पॉइंट। और आपको बताऊं ये क्वेश्चन भी नीट में था इस बार, ये वाला रूट 15 वाला। 2 क्वेश्चन बताए मैंने आज के लेक्चर में आपको जो नीट में थे, और वो बहुत सिंपल थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। बताना आंसर फटाफट से मुझे, कितना आता है, डर गए रूट 8 देख के। 3 3 जा 9, तो 9 से 3 से थोड़ा पीछे आ जाओ, अप्रॉक्स में वैल्यू ले लो 2.9, कितनी, कितना आएगा 2.15 है, ये अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स वैल्यू। अब कितना 15, 4 4 जा कितना होता है, तो 3.9 ले लो। नेक्स्ट क्या 25, 5 5 जा 4.9 ले लो अप्रॉक्स में, और यहां पे 35 है तो अप्रॉक्स में 5 पॉइंट। अब देखो आपको वैल्यू भी लर्न हो गई। मुझे बताओ अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट, 2 होंगे तो 2.9, 3 होंगे तो 3.9, 4 होंगे तो 4.9, 5 होंगे तो 5.9। सो सिंपल, समझ में आ गया आपको, क्लियर हुआ। ये था हमारा पहला रूल, ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया सबको। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या करना है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, लूज कर देना है। लेकिन पहले नॉर्मल वाला लिखेंगे फिर लूज करेंगे, समझ में आ गया। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन पहले नॉर्मल वाला लिखना और फिर क्या कर देना, गेन। गेन किसमें करवाओगे, बैलेंस वाले, किसमें करवाओगे। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको नेगेटिव चार्ज वाली भी देता हूं, ये मिटा दूं सब, वैसे तो समझ इसमें से कुछ आ नहीं रहा होगा। ये सबने नोट किया, चलो मैं यहां मिटा देता हूं। अब आंसर देना। मेरे पास एक एलिमेंट है नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। बच्चे बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 7 आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3 और भी हैं, हैं कि नहीं। तो पहले नाइट्रोजन का लिखो, क्या होता है नाइट्रोजन का, 1s2 2s2 2p3, यही होगा, लिख दिया 2p3। कौन सा है इसमें बैलेंस शेल, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल का s तो फुल है, p है खाली, उसमें ही डाल सकते हो आप इलेक्ट्रॉन। कितने डालोगे और, तो कितना हो जाएगा, समझ में आया। तो नेगेटिव वाले में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने और पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन रिमूव। और अगर बात डी की होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करने, एस में से, और फिर कहां से, डी में से। सबको क्लियर हो गया, ओके बच्चे, थैंक यू, आज के लिए इतना रखें।